नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों। मैं अमन तिवारी अमन अपडेट्स इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे देश दुनिया से बनने वाली महत्वपूर्ण खबर और उनसे बनने वाले विभिन्न प्रकार के करंट अफेयर क्वेश्चन। आज 13 जुलाई से बनने वाले विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो आज की शुरुआत कुछ हम अपने लाइनों से, जैसे जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो आपको जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा अपनी इस मेहनत की, अपनी इस संघर्ष की जर्नी में, तभी है आपको सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए आज देखते हैं हम हमारा पहला प्रश्न जो होगा हमारे आज का। हाल ही में किस देश ने संपन्न हुए विंबलडन 2026 पुरुष एकल फाइनल में जैनिक सिनर ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता है? तो ये इस जो है यूके यानी लंदन के रहने वाले हैं जैनिक सिनर जी, जिन्होंने यहाँ विंबलडन ओपन जीता है पुरुष एकल का। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता हर साल लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में खेली जाती है। 12 जुलाई 2026 को संपन्न हुए फाइनल मुकाबले में इटली के स्टार खिलाड़ी जैनिक सिनर ने ये लंदन में हुआ था, जो कि इटली खिलाड़ी जैनिक सिनर जी है उन्होंने यह खिताब जीता है और यह लगातार दूसरा उनका विंबलडन खिताब होगा। सिनर पिछले 25 वर्ष में रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज के बाद इस खिताब को सफलतापूर्वक बचाव करने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। बचाव करने से हम मतलब है कि लगातार दूसरा आपने डिफेंड किया है, पहला मतलब इसके पहले भी जीत चुके हैं और इस बार भी। और बात करते हैं इस बार इस ग्रैंड स्लैम की, तो और भी जो अभी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन जो अभी हुआ, ये 3 हो चुके हैं। तो इसको सूची देख लेते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, इसमें पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कराज स्पेन के होंगे और इसके और महिला एकल की बात की जाए इसमें तो एलेना रायबाकिना जो कजाकिस्तान की हैं, इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। और फ्रेंच ओपन की बात की जाए पुरुष में अलेक्जेंडर जर्मनी के और महिलाओं में मीरा एड्रीवा रूस की। और विंबलडन अभी जैसे हमने देखा कि इसमें पुरुष जैनिक सिनर इटली के विजेता हैं और महिला एकल विजेता की बात करें तो लिंडा नोस्कोवा जी हैं चेक गणराज्य की। चलिए दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर जो होगा। भारतीय रेलवे द्वारा देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का संचालन किस रेल खंड पर शुरू किया जा रहा है? तो जो जींद सोनीपत खंड पर इसका संचालन किया जा रहा है। अगर बात की जाए इसकी, तो भारत पर्यावरण अनुकूलन और शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा की जींद सोनीपत रेलखंड 89 किलोमीटर पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने जा रही है। इस ट्रेन की परिचालन गति लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होगा, केवल जलवाष्प ही उत्पाद के रूप में निकलेगा। और कुछ अन्य तत्व बात करें जो भारतीय रेलवे के तथ्यों के बारे में इतिहास में, तो पहली ट्रेन भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। पहला रेलवे स्टेशन मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, पुराना नाम विक्टोरिया टर्मिनस, देश का सबसे पहला और ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। पूरी तरह विद्युतीकरण भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2025 तक देश के पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण करने का इतिहास लक्ष्य हासिल किया। सबसे तेज़ ट्रेन की बात करें तो भारत की सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 है, जो अधिकतम 160 से 180 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म की बात की जाए तो कर्नाटक के हुबली में स्थित श्री सिद्धारूढ़ स्वामी हुबली स्टेशन का प्लेटफार्म 1507 मीटर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में बात करें, देश की पर्यावरण अनुकूल पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो कि हमने देख चुका है, हरियाणा के जींद सोनीपत रेलखंड पर शुरू किया जा रहा है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, तीसरे प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए स्टार्टअप नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ने यह स्टार्टअप नीति की मंजूरी की है। सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 लागू की है। इसके तहत शुरुआती दौर के स्टार्टअप्स के
लिए मिलने वाले मासिक भत्ते को 17,500 से बढ़ाकर 20,000 प्रति माह कर दिया गया है। साथ ही डीप टेक स्टार्टअप्स जैसे एआई, रोबोटिक्स, स्पेस टेक के लिए वित्तीय सहायता और 20 नए उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का प्रावधान किया गया है। तो चलते हैं हम कुछ और भी उत्तर प्रदेश के बारे में आज हम जानेंगे स्टैटिक जीके में। उत्तर प्रदेश के इतिहास में तो इसका स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 है। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस क्रेन, राजकीय वृक्ष अशोक और भी देखें राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय खेल फील्ड हॉकी, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष और नदियाँ। राजकीय भाषा हिंदी पहली और दूसरी होगी उर्दू। राजधानी इसकी लखनऊ, सबसे बड़ा शहर कानपुर। जनसंख्या के अनुसार जिलों की संख्या बात की जाए 75। एक 76वां जिला जो इसमें अभी नामित हुआ है उसके बारे में आप कमेंट करेंगे, पिन करेंगे अपने कमेंट बॉक्स में। और विधानमंडल की बात की 2 सदनी है, विधानसभा भी और विधान परिषद में। और साथ साथ आप ये भी देखेंगे यूपी में विधानसभाओं की सीट और विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है। जनसंख्या 2011 के हिसाब से 19.98 करोड़, लिंगानुपात 912 यानी प्रति 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं हैं। साक्षरता दर बात की जाए तो 67.68 और प्रमुख नदी की बात करें तो गंगा और यमुना। तो चलिए चलते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चर्चा में रहा चांद प्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, जहां हाल ही में शोधकर्ताओं ने पौधे में बीमारी पैदा करने वाले कवक हाइलोकामुलिसिस की खोज की है, किस राज्य में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिलों में स्थित है। यह अभ्यारण्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों और झरनों के लिए जाना जाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने यहाँ वनस्पति अनुसंधान के दौरान एक नए कवक की खोज की है, जिसके कारण यह वन्यजीव क्षेत्र समाचार की सुर्खियों में रहा है। और महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो जो कि लगभग वनडे एग्ज़ाम के सारे एग्ज़ाम में बीच में ये आते रहते हैं। इसमें पहला बात करें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, काजीरंगा उद्यान असम में जो कि गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, गिर राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर गुजरात में, रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में। और रणथंभौर के ट्रिक याद करें, अगर ट्रिक बताएं तो जैसे रण कहाँ राजा वाले जो राजस्थान राजा का स्थान कहाँ रण हुआ था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कान्हा जी कहाँ रहते हैं? मध्य में, सबके मध्य में रहते हैं। सुंदर पश्चिम बंगाल में। और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, यहाँ पे देखें जिसे जो नाटक करते हैं उनको वो बंदी बना लिया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। और सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में। और दुधवा को याद करने की ट्रिक बता सकते हैं, जैसे दूध, तो यहाँ उत्तर देने के लिए क्या होना, आपको दूध पीना चाहिए जिससे आपकी बौद्धिक विकास हो सके। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न जो कि हमारा 5वां प्रश्न होगा। हाल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने किस महत्वाकांक्षी मिशन के क्रू मॉड्यूल सिस्टम की सुरक्षा से जुड़े 3 महत्वपूर्ण परीक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है? जो हमारा गगनयान जो मिशन है इसके ही परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। इसरो ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के क्रू मॉड्यूल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के मॉड्यूल को बिल्कुल सीधा और सुरक्षित रखने की क्षमता की जांच करने के लिए किया गया था, जो कि क्रू सुरक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसरो की इतिहास के बारे में कुछ बात की जाए तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में। पहले अध्यक्ष इसके और संस्थापक डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई हैं। वर्तमान अध्यक्ष इस बात की इसके डॉक्टर वी नारायण जी हैं। पहला उपग्रह जो इसरो द्वारा लॉन्च हुआ था, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को। और प्रमुख लॉन्चिंग स्टेशन की बात की जाए तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और गगनयान मिशन जो 2026 का है, इसरो ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के क्रू मॉड्यूल सुरक्षा प्रणाली के मुख्य जो कि हमने इस प्रश्न में देखा सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। चंद्रयान 4 की बात की जाए और आगामी लक्ष्य है, इसरो अब चंद्रमा से मिट्टी के नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 और शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान 1 मिशन की तैयारी में जुटा है। इसी प्रकार हम विभिन्न तथ्यों को अपने करंट अफेयर की क्लास में ऐड करते रहेंगे, जिससे हमारा रिवीजन भी होता रहे और करंट अफेयर की क्लास देखते रहें, क्योंकि करंट अफेयर की क्लास कभी कभी बोरिंग हो सकती है बच्चों को, इसलिए हम
स्टैटिक जी के और अंत साइंस के भी कुछ क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, जिससे लोगों का मन लगे और उनका फैक्ट बढ़ते जाएँ। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो छठा प्रश्न होगा, हाल ही में किस देश के पूर्वी खासी हिल्स जिले में मीठे पानी की लाल शैवाल की एक नई प्रजाति सिथिला मेघालयेंसिस की खोज की है? जैसे आप ये नाम पढ़ेंगे उसमें ही आपको पता चल जाएगा ये कहाँ की है। जैसे कि हमारा उत्तर होगा बी, मेघालय की। शोधकर्ता ने मेघालय के पूर्व खासी हिल्स में क्रिनोलिन जलप्रपात के पास मीठे पानी की लाल शैवाल की एक प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम राज्य के नाम पर सिथिया मेघालयेंसिस रखा गया है। ये शैवाल अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और केवल पूरी तरह साफ और ऑक्सीजन युक्त पानी में ही जीवित रह सकते हैं। इससे पर्यावरण और स्वस्थ नदी पारिस्थितिकी तंत्र का एक मुख्य संकेतक माना जाता है। और चलते हैं कुछ जैसे कि महत्वपूर्ण जो खोजें हुई थी, तो जो हम देखेंगे एस्यूरा बक्सा। बक्सा जो है पश्चिम बंगाल के अलीपुरदुआर क्षेत्र में खोजी गई लाइकन माथ की एक नई प्रजाति है, जो वायु प्रदूषण संकेतक है। कलोसेरा होलोबोई की बात करें, सिक्किम के हिमालय क्षेत्र में खोजी गई कीटों की एक नई लाइकन माथ है। यूथेलिया जुबिन गर्जी अरुणाचल प्रदेश के लेपराडा जिले में खोजी गई तितली की एक प्रजाति है, जिसका नाम संगीतकार जुबिन गर्ग के नाम पर रखा गया है। और बात की जाए अस्केबिया जुबिन गर्जियन, असम के मानस नेशनल पार्क के घास के मैदान में खोजा गया गुलाबी फूलों वाला एक नया झाड़ीदार पौधा। और इसमें और जो महत्वपूर्ण हम देखेंगे, जैसे एक बात है पेट्रोकोसिमिया अरुणाचलिस, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले की गुफाओं में खोजा गया कम रोशनी में उगने वाला एक दुर्लभ गुफा पौधा। और एक इसमें बात देखेंगे जैसे हिमेलिया सुनेरियाई है, हिमाचल प्रदेश में पाई गई गहरे काले धब्बे वाले एक नई फ्रूट फ्लाई फल मक्खी की प्रजाति। अब बाकी हम आपको पीडीएफ देख देंगे, अब उसमें से देख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न जो सातवां प्रश्न होगा, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग डमरू मध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव और हवाई हमलों के कारण वैश्विक व्यापार संकट गहरा गया है? जो हमारा हॉर्मुज है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य है। आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से ईरान और अमेरिका इजराइल की युद्ध कंटिन्यू चला आ रहा है। तो इसकी बात करें तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य ओमान और ईरान के बीच स्थित एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है, जहां से दुनिया का 1/3 तेल टैंकर परिवहन गुजरता है। ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाज़ों पर किए गए हमलों के जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान के तटीय ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिससे इस क्षेत्र में तनाव चरम पर हो गया है। और कुछ महत्वपूर्ण जलडमरुओं की बात कही जाए तो जो मलक्का जलडमरू मध्य है, यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को आपस में जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य को देखें तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। आप इसमें देखिएगा पाक जलडमरू मध्य जो है, इसमें लोग ज़्यादातर सोच लेते हैं कि ये पाकिस्तान के पास होगा, पर ये श्रीलंका के पास है। और जिब्राल्टर जल डमरू मध्य की बात करें तो इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य जिसको हम देखें, यह व्यापारिक दृष्टि बेहद संवेदनशील मार्ग फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। बेरिंग जल डमरू मध्य को देखें तो यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर आर्कटिक महासागर और बेरिंग सागर को जोड़ता है। आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है भारत के यानी इंडिया के इंडिया में कहाँ से होकर गुजरता है, आप ये बताएंगे। और बाब अल मंडेब की बात करें तो इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है, जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। डोवर डमरू मध्य की बात करें, यह इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर को जोड़ता है और इंग्लैंड व फ्रांस को अलग करता है। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य की बात करें तो यह मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है। बास जल डमरू मध्य की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को तस्मीनिया द्वीप से अलग करता है। डेविस जल डमरू मध्य की बात करें तो यह विश्व का सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य है, जो बाफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न, यानी जो हमारा 8वां प्रश्न होगा, भारत के चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं के पंजीकरण और अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए हाल ही में किस चुनावी फॉर्म में संशोधन किया है? जो हमारा फॉर्म 6 है, या SIR हुआ था ना, उसी के माध्यम फॉर्म 6 में
इसके संशोधन किया है। भारत के निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र के पंजीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्म 6 में संशोधन किया है। अब इसमें एक नया खंड जोड़ा गया है जिसके तहत आवेदकों को यह विवरण देना होगा कि उनके माता-पिता विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अंतर्गत आते थे, जिससे सत्यापन प्रक्रिया और अधिक सटीक हो सकेगी। और भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में अगर इसके इतिहास के बारे में जाने तो स्थापना दिवस इसका बात करें तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। संवैधानिक प्रावधान बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग की गठन और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें सुकुमार सेन जी थे, और पहली महिला चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो वीएस रमा देवी जी थी 1990 को। और वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो राजीव कुमार जी हैं। और संरचना शुरुआत में यह एक सदस्यीय निकाय था, लेकिन 1993 से यह 3 सदस्यीय निकाय है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। आप देखेंगे इसकी संरचना के बाद जैसे प्रश्न आएगी तो आप देखेंगे एक मुख्य चुनाव होगा, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। और मतदाता की आयु की बात करें तो 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की दी गई थी। करंट अफेयर्स के अपडेट की बात करें जो हमने देख ही लिया है, और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 9वें प्रश्न की तरफ, जो कि है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में किस देश की ऐतिहासिक और पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने और रोड मैप टू 2030 अपनाने की घोषणा की गई है। आप जानते भी हैं कि प्रधानमंत्री जी जिसे पिछले प्रश्नों में देख रहे हैं दिनों में जो न्यूजीलैंड का दौरा कर रहे थे, तो पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करते हुए रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया है, और वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर की लक्ष्य रखा गया है और रखा गया है। तो इस प्रकार ये हमारा 9वां प्रश्न समाप्त होता है। देखते हैं हम कुछ आज महत्वपूर्ण राजधानी और उनकी मुद्राएं। जैसे यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा यूएस डॉलर। और यूनाइटेड किंगडम की बात करें इसकी राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन। रूस की राजधानी मॉस्को और इसकी मुद्रा हो गई रूसी रूबल। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो। और चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा चीनी युआन। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा रुपया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और मुद्रा यूरो। कनाडा की राजधानी ओटावा और मुद्रा कनाडाई डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। चलते हैं हम अगले प्रश्न, जो हमारा आखिरी प्रश्न होगा। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बना है? जो कोपेनहेगन है, डेनमार्क की है शहर है, यही सबसे ज़्यादा अच्छे से रहने योग्य शहर बना है। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स के बाद अनुसार डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और रहने योग्य शहर चुना गया है, जिसने ऑस्ट्रेलिया के वियना शहर को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय शहरों की बात की जाए तो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को इस सूचकांक में 120वां स्थान मिला है, जिसके बाद मुंबई 121वें और चेन्नई 123वें स्थान पर रहा है। और कुछ इसमें महत्वपूर्ण इंडेक्स की बात की जाए तो जो हम देखिए आप जो भी जिससे प्रश्न रिलेटेड होगा हम उसको ऐड करते जाएंगे, जिससे हमारी आसानी हो जाए रिवीजन में। और हम ये दावा करते हैं निश्चित रूप से अगर जो हमारी क्लास देख रहा है अगर लगातार बना रहता है तो वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसके करंट अफेयर जो होगा हम स्ट्रेटजी के भी साथ साथ में मोर देन इनफ होगा। इसमें बात करें विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट की 2026 की बात करें, शीर्ष देश फिनलैंड होगा, भारत की रैंक 116वां होगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो भारत की रैंक 127वीं होगी और आइसलैंड इस पर शीर्ष देश होगा। हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो शीर्ष पे सिंगापुर, भारत की रैंक 75वीं। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात की जाए तो 197वें रैंक है इंडिया का और शीर्ष देश नॉर्वे है। और भारत की मीडिया ही बोल रही है कि शिक्षक कैसे हैं और उनकी खुद की रैंक 197वीं है, पहले खुद सुधारें।
चलिए ठीक है, हम देखते हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 के अनुसार देखें, भारत की रैंक 131वें है 131, और इस शीर्ष देश आइसलैंड। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें भारत की रैंक 4th है और शीर्ष देश अमेरिका होगा। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें या नवाचार की बात करें तो 38वां स्थान है इंडिया का, स्विट्जरलैंड शीर्ष देश होगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करें तो भारत की रैंक 96 होगी और शीर्ष देश डेनमार्क होगा। मानव विकास सूचकांक की बात करें HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो स्विट्जरलैंड टॉप पे होगा, भारत की रैंक 130वीं होगी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, भूखमरी सूचकांक की बात करें तो 102वां, यानी 2 टाइम की रोटी के लिए, ऐसे याद कर ले सकते हैं हम, 2 टाइम की एक की रोटी के लिए 102। बेलारूस इस पर शीर्ष देश होगा। तो चलिए हम जैसे हमारा डेली जो महत्वपूर्ण हर महीने के, जिस महीने पढ़ेंगे उस महीने के लिए महत्वपूर्ण जो दिवस होंगे उसके पढ़ते हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, डॉक्टर BC राय याद में। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चार्टर्ड यानी CA डे और GST दिवस 1 जुलाई को। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मलाला दिवस और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस और 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस और 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस और 20 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 26 जुलाई को विजय कारगिल दिवस और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। तो इसी क्रम जो हमारा साइंस का जो चल रहा था क्रम, उसमें आज हम देखेंगे जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण खोज और उनके खोजकर्ता। जैसे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी 1674 में। कोशिका केंद्रक या न्यूक्लियस की जो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और 1831 में कोशिका सिद्धांत जो दिया था उन्हें स्लेडन और स्वानजी ने दिया था 1838-39 में। और रक्त परिसंचरण का खोज यानी ब्लड सर्कुलेशन की जो खोज की थी वो विलियम हार्वे ने की थी 1628 में। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की कार्ल लैंडस्कीनर, देखिए ब्लड सर्कुलेशन की विलियम हार्वे और ब्लड ग्रुप की कार्ल लैंडस्कीनर 1900 में। अनुवांशिकी के नियम यानी ग्रेगर जॉन मंडल और DNA का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में। और पेनिसिलिन की खोज जो की थी प्रथम एंटीबायोटिक जो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। रेबीज का टीका और इसका लुई पास्चर ने खोज की थी 1885 में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में अपने शेयर करें। हम दावा करते हैं इस बात की कि आप ये क्लास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोर देन इनफ होगा। तो आज ही हम क्लास डालेंगे अपने जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं पिछले वर्ष यानी NTPC ग्रुप डी वगैरह में जो पूछे जा रहे हैं SSC में, उनसे मैंने उठाया है और निश्चित आप जाके मिला लेना उस प्रश्न को, वो आए रहेंगे पक्का है। वो जो महत्वपूर्ण है नियुक्तियाँ हैं उनको हम लाएँगे, लगभग 50 से 60 नियुक्तियाँ हैं। आप देख के जाएंगे तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप ग्रुप डी के लिए स्पेशल, वो पक्का मोर देन इनफ होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तो और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।